अब नेक्स्ट है हमारे पास पैंक्रियाटिक एप्सिस। पैंक्रियाटिक एप्सिस क्या होता है कि अगर हम पैंक्रियाटिक सूडोसिस को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये लीड करता है पैंक्रियाटिक एप्सिस को। पैंक्रियाटिक एप्सिस क्या होता है कि कैविटी ऑफ पस विद इन दी पैंक्रियाज, यानी कि एप्सिस हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि कलेक्शन ऑफ पस होगी। लास्ट टाइम हमने किस चीज का एप्सिस डिस्कस किया था? सर हमने वो जो है ये क्या कहते हैं उसको एनल का जो है वो ठीक, एनोरेक्टल एप्सिस किया था, ठीक है। उसमें एनएस और रेक्टम में कलेक्शन ऑफ पस थी। तो अगर सिस्ट को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो लीड करता है पस फॉर्मेशन को, जिसको हम फिर कहते हैं पैंक्रियाटिक एप्सिस इज अ कैविटी ऑफ पस विद इन द पैंक्रियाज। मोर इसको अगर डेफिनेशन को एलैबोरेट किया जाए तो इट इज अ circumscribed collection of pus intra-abdomen resulting from tissue necrosis, liquefaction and infection. It may be acute fluid collection. स्लाइड शेयर नहीं हो रही, स्लाइड नजर नहीं आ रही सबको? सर आ रही है सर। ठीक है। It may also be acute fluid collection or a pseudocyst that has become infected. Pancreatic abscess is a late complication of acute necrotizing pancreatitis. तो इसमें अपने डेफिनेशन में यही बताना है कि कलेक्शन ऑफ पस होती है। नॉर्मली सीक्वेंस यही होती है कि पहले पैंक्रियाटाइटिस को टाइमली नहीं ट्रीट किया जाता तो एप्सिस वो सिस्ट बन सकता है, जिसकी वजह से फिर एप्सिस हो सकता है अगर ज्यादा नेक्रोसिस हो जाए पैंक्रियाज की तो। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। कोजेज में इसके यही बताना है कि व्हेन पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो तो उसकी वजह से हो। इसके मेन सिम्टम में आपने बताना है कि एब्डोमिनल मैस, पेन, चिल्स, फीवर, इनएबिलिटी टू ईट एंड नोजिया वोमिटिंग, यानी कि सेम सिम्टम है। एब्डोमिनल पेन भी होगी, इनएबिलिटी टू ईट और नोजिया वोमिटिंग भी होगी, और क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट होता है तो इस वजह से फीवर हो सकता है और चिल्स अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा तो, और एब्डोमिनल मास भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम में वही सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड करवाना है। ट्रीटमेंट में इसको ये है कि सर्जिकल इसको ड्रेन किया जाता है। मोस्टली सर्जरी टू ड्रेन एब्सिस एंड रिमूव दैट टिश्यू इज ऑफन नीडेड, ठीक है। तो मोस्टली सर्जिकली जो इसको है वो ड्रेन किया जाता है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इसमें मल्टीपल एब्सेस हो सकते हैं, और अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए तो पेशेंट जो है वो सेप्सिस में जा सकता है। प्रिवेंशन में आपने पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट को जो है वो प्रिवेंट करना है, और हाउएवर मैनी केसेस इट इज नॉट प्रिवेंटेबल। नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने सारी वही बतानी है कि इसमें मोस्टली स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज की जाती है। जब पेशेंट को अगर सर्जिकली इसको रिमूव किया जाए तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। जब भी पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है और पोजीशन चेंजिंग करनी है फ्रीक्वेंट, और ब्रीथिंग और कफिंग जो है वो पेशेंट को कहना है कि रिलैक्स होकर करे, और उसके बाद गुड हाइजीन मेंटेन करनी है और साइन ऑफ इन्फेक्शन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसमें दो ऑलमोस्ट सिम्टम्स और सारी मैनेजमेंट जितनी भी हैं इन सब के आपस में रिलेट कर रही हैं। तो एप्सिस में आपने सिर्फ मेन चीज जो आपने याद रखनी है कि इसमें कलेक्शन ऑफ पस होती है और लेट कॉम्प्लिकेशन होती है नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस की। सिम्टम में एब्डोमिनल मैस। सेप्सिस क्या होता है कौन बताएगा? एब्डोमिनल मैस, एब्डोमिनल पेन, चिल्स, फीवर, इनएबिलिटी टू ईट एंड नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। और एग्जाम में सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में सर्जिकली ट्रेन किया जाता है इसको। हाँ जी, किसी बच्चे को आइडिया है व्हाट इज सेप्सिस? सर ब्लड में रहते हैं, अगर बैक्टीरिया ब्लड में, अगर जो आपका इन्फेक्शन है वो ब्लड में अगर स्प्रेड को हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे सेप्सिस। ये एक शॉक की भी टाइप है, सेप्टिक शॉक है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। इतना आपको अभी सेप्सिस का आइडिया होगा। अगर जो इन्फेक्शन है वो आपके ब्लड में है तो इसको हम कहेंगे सेप्सिस। अच्छा जी, पैंक्रियाटाइटिस हो गया हमारा, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट और एब्सिस हो गया। सर इसमें सीटी स्कैन एमआरआई क्यों करवाते हैं? उससे हमने क्या आइडेंटिफाई? उसमें हमें ये पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन का एक्सटेंट क्या है, कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुई है, ठीक है, और कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है, दूसरे ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड हुई है या नहीं, ठीक है। सर अगर ब्लड में इंफेक्शन है तो वो सेप्टिसिमिया नहीं होता? जी क्या नहीं होगा? सर अगर ब्लड में इंफेक्शन हो तो वो सेप्टिसिमिया होता है, सेप्टिस तो नहीं होता? अब आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। सर वो कह रही है कि अगर ब्लड में हो तो सेप्टिसीमिया होता है। सेप्सिस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होता है, मतलब कि किसी भी चीज की वजह से इन्फेक्शन फैल जाना। सेप्सिस और ठीक है, मैं आपके पॉइंट समझ गया हूँ, ठीक है।
सेप्टिसीमिया एक्चुअली ठीक है, अगर कोई सीमिया है, सेप्टिसीमिया है तो उसको हम इन्फेक्शन ऑफ ब्लड कहेंगे। सेप्सिस यानी कि एक ऑर्गन किसी भी जगह से दूसरे ऑर्गन में या इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो उसको सेप्सिस, ये कह रही है ना आप? जी सर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं, सिर्फ हमने एक और करना है, वो है पैंक्रियाटिक कैंसर जस्ट, ठीक है। पैंक्रियाटिक कैंसर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हम लोगों ने वो किया था। मैनेजमेंट इसमें सिर्फ आपने सिम्टम्स आप देखेंगे सेम है, मैनेजमेंट में आपने सिर्फ इसमें सर्जिकली पैंक्रियाज को रिमूव कर देना होता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक दफा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पैंक्रियाज आज कंप्लीट हो जाए, फिर हम नेक्स्ट ऑर्गन स्टार्ट करेंगे कल। तो पैंक्रियाटिक कैंसर के जब भी करेंगे कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होगी। पैंक्रियाटिक कैंसर में क्या होगा कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होगी इन पैंक्रियाज, ठीक है। और जो कैंसर जो है वो इसकी हेड, बॉडी और टेल किसी भी जगह प्रेजेंट हो सकता है। और अगर आइलेट सेल्स होते हैं इसमें, पता है आपको, जिसमें वो इंसुलिन ग्लूकागोन की सिक्रीशन होती है, अगर उसका कैंसर होगा तो पेशेंट को क्या होगा कि हाइपर इंसुलिनिज्म, यानी कि इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में बताना है कि पैंक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है। ये पैंक्रियाटिक जो कैंसर है वो म्यूटेशन हो सकती है इन डीएनए ऑफ पैंक्रियाज, जिस वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। और जिसका जो कैंसर है मोस्टली ये होता है इन डक्ट ऑफ पैंक्रियाज, जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, याद करना है आप लोगों ने, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है, सिर्फ पैंक्रियाज को बस कंप्लीट करें ना, ये कंप्लीट भी तो हम लोगों ने करना है ना, ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर में आप लोग कोशिश किया करें, इतना ज्यादा नहीं है वो, आप देखना आपने सिर्फ पैंक्रियाटाइटिस को करना है, बाकी चीजें उसी को आगे फर्दर कर रही हैं। सिम्टम सारी ऑलमोस्ट सेम है, मैनेजमेंट सेम है, एक एक दो दो चीजें डिफरेंट है, वो आप लोगों ने जस्ट देखनी है साथ साथ। अगर आपको जहाँ समझ नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछे, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा, लेकिन आप कोशिश किया करें कि साथ करें, वो हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। सिगरेट स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इन्वायरमेंट, ये सारे इसके जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं। दोबारा शुरू से पढ़ा दें प्लीज। पैंक्रियाटिक कैंसर की बात कर रही हैं आप? जी सर। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक कैंसर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि पैंक्रियाटिक कैंसर क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है इन पैंक्रियाज। ये किसी भी जगह पे हो सकता है, हेड, बॉडी और टेल में पैंक्रियाज की। और अगर ये आइलेट सेल्स ऑफ पैंक्रियाज में होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन की हाइपर सिक्रीशन होगी और हाइपर इंसुलिनिज्म हो सकती है। और पैथोफिजियोलॉजी में इसके बारे में आपने ये बताना है कि जो पैंक्रियाज है इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन ऑफ डीएनए हो जाती है और इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। मेनली ये अक्सर होता है इन पैंक्रियाटिक डक्ट में, जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। रिस्क फैक्टर में आपने बताना है सिगरेट स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, और इसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस और हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। साइनस सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन होगी जो रेडिएट करेगी टुवर्ड बैक, येलोइश ऑफ स्किन होगी, और लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, डिप्रेशन एंड ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल पेन सब में हमने डिस्कस किया। इसमें पेशेंट को अगर बिलियरी सिस्टम इन्वॉल्व है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, जिसमें येलोइश ऑफ स्किन होगी, और लॉस ऑफ एपिटाइट क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, इस वजह से वेट लॉस हो सकता है। क्रोनिक जो कैंसर है वो एक लॉन्ग टर्म इलनेस है, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, और अगर वेसल्स वगैरह डैमेज है तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, ठीक है। असेसमेंट में आपने जितने भी हैं उसमें सारी वही हैं, सीटी स्कैन, ईआरसीपी, ग्लूकोज टेस्ट करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं हो गई, और ट्यूमर मार्कर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि जो ट्यूमर है अगर लोकलाइज है तो उसको रिमूव किया जाएगा, अगर वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड है तो फिर उनको भी साथ रिमूव किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने वही बताना है कि पेन को मैनेजमेंट करना है, रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स को देखना है, स्किन केयर देनी है, और पोस्ट ऑपरेटिव उसके वाइटल साइन, एबीजीज, ब्लड प्रेशर, इमोशनल सपोर्ट, कीमोथेरेपी, और सर्जरी की जो ड्रेनेज है उसके बारे में पेशेंट को गाइड करना है, ठीक है। तो ये था कैंसर हमने सबसे पहले डिस्कस किया। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन पैंक्रियाज है, ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, हेड, बॉडी और टेल में, और इसमें किस वजह से होता है, म्यूटेशन ऑफ डीएनए में होगा, इससे ज्यादा होता है मोस्टली इसमें ये होता है डक्ट ऑफ पैंक्रियाज में, जिसको हम पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं।
और अगर आइलेट सेल्स ऑफ पेंक्रियाज में होगा तो इसकी वजह से हाइपर इंसुलिनिज्म हो सकती है। रिस्क फैक्टर में सिगरेट स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल केमिकल, अल्कोहल कंजम्पशन और डायबिटीज मेलाइटिस। और साइनस सिम्टम में इसमें एब्डोमिनल पेन, येलोइश ऑफ स्किन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस। और इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में सीटी, एमआरआई और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ट्यूमर मार्कर्स। ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। सर्जरी में उसको रिमूव किया जाएगा जहां तक कैंसर स्प्रेड है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में पेन मैनेजमेंट, रेडिएशन के अगर साइड इफेक्ट्स हैं और कीमोथेरेपी के वो देखने हैं। स्किन केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को देनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है आज पैंक्रियाज की डिसऑर्डर्स को। दोबारा मैं आप लोगों को समराइज करता हूं कि आज हमने क्या डिस्कस किया है पैंक्रियाज की डिसऑर्डर्स को। सबसे पहले हमने किया था पैंक्रियाटाइटिस, जो कि दो तरह का होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में सबसे पहले हमने एक्यूट में देखा कि वो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज है जो कि रैपिडली डेवलप होती है और माइल्ड से सीवियर की तरफ प्रोग्रेस करती है। एक्यूट का जो मेन कोज था वो हमने देखा था ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाज थी। मेन सिम्टम्स जो है पैंक्रियाज में, जितनी भी पैंक्रियाज की डिसऑर्डर हैं वो आपने बताने हैं। मिड एपिगैस्ट्रम एब्डोमिनल पेन इसमें होती है। एक्यूट में हमने देखा था कि वो आफ्टर वॉमिटिंग भी रिलीव नहीं होती और एंटी से भी रिलीव नहीं होती। और अगर वेसल्स वगैरह डैमेज हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग से पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, जिसकी वजह से शॉक होगा। और शॉक की सारी सिम्टम जिसमें हमने देखा था कोल्ड, कमी स्किन, चिल्स, फीवर, टेकिपनिया। और फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है। आपने जितनी भी ऑलमोस्ट पैंक्रियाज की डिसऑर्डर्स हैं उसमें आप लोगों ने जो इसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है वो सब में यही बतानी है कि आप लोगों ने उसके लेबोरेटरी वैल्यूज में अमाइलेज, लाइपेज वगैरह की स्टडी करनी है। और फिर रेडियोलॉजिकल स्टडी में आपने ERCP, सीटी स्कैन, MRI और MRCP ये करवाने हैं। ठीक है, और एक्यूट में आपने एक गेट स्मैश्ड है, उसके रिस्क फैक्टर्स के लिए एक निमोनिक सा गेट स्मैश्ड वो आप लोगों ने याद करना है, जिसमें गास्टोन एथानॉल था। ठीक है, वो आप लोगों ने उसको करना है। और फिर मैनेजमेंट में आप लोगों ने मोस्टली सबसे पहले जो है वो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना होता है। अगर उससे ट्रीट नहीं हो रहा फिर पेन के लिए एनाल्जेसिक देने हैं, वोमिटिंग के लिए एंटीएमेटिक्स देने हैं। और इन्फ्लेमेशन में पैंक्रियाज की आपने क्या करना है कि डाइट वगैरह को होल्ड करना है ताकि पैंक्रियाज की सिक्रीशन जो है वो एंजाइम की सिक्रीशन ना और पैंक्रियाज हील कर सके। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने पेन मैनेज करनी है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना है। और ये 3 से 4 इसकी मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, इसी तरह क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में आपने मेन उसकी अल्कोहल कंजप्शन के बारे में बताना है कि उसका मेन कॉज है जिसकी वजह से जो प्रोटोलिटिक एंजाइम है उनकी हाइपर सेक्रीशन होती है और बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से ये होता है। मैनेज सिम्टम्स ऑलमोस्ट उसकी भी वही थी, एब्डोमिनल पेन, फेंटिंग और इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट और ईट। ठीक है, और मैनेजमेंट में भी आप लोगों ने क्रोनिक और एक्यूट की सेम थी। फिर हमने देखा था कि अगर पैंक्रियाटाइटिस को मैनेज ना किया जाए तो पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट बन सकते हैं, जिसमें फ्लूइड फुल सैक होते हैं, जिसमें एंजाइम टिश्यू वगैरह हो सकते हैं। और इसकी मैनेज सिम्टम्स हमने देखा था वही हैं, एब्डोमिनल पेन, फेंट और ब्लोटिंग हो सकती है। और इसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग भी रेडियोलॉजिकल स्टडी सारी MRI CT करवाएंगे। और मैनेजमेंट में इसको ड्रेन किया जाता है या स्किन के थ्रू या एंडोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, ये सर्जिकली इसको ड्रेनेज की जाती है। और अगर पैंक्रियाटिक एप्सिस को ट्रीट ना किया जाए तो ये पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट में कन्वर्ट पैंक्रियाटिक एप्सिस में होता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ पस हो सकती है। और अगर ये पैंक्रियास की कोई कंडीशन लॉन्ग टर्म के लिए रहती है या अल्कोहल कंजप्शन करता है पेशेंट लॉन्ग टर्म, या फिर इसके बाद सिगरेट स्मोकिंग है या कुछ हेरिडिटरी म्यूटेशंस हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या है कि कैंसर ऑफ पैंक्रियाज हो सकता है, जो उसके हेड, बॉडी और टेल किसी भी पार्ट में हो सकता है या ओवरऑल तीनों में हो सकता है। और अगर ये आइलेट सेल्स ऑफ पैंक्रियाज होगा तो इससे इंसुलिन की हाइपर सेक्रीशन होगी और पेशेंट हाइपर इंसुलिनिज्म में जाएगा। इसकी भी आपने साइनस सिम्टम में बताना है, एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट को, पेन के साथ फिर जो है पेशेंट को दूसरी सिम्टम जैसे इनएबिलिटी टू ईट है, वेट लॉस है। और इसको मैनेजमेंट आपने क्या करना है कि सर्जिकली उस पार्ट को जहां तक ट्यूमर स्प्रेड है उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो पैंक्रियाज की डिसऑर्डर सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। सबको सबको क्लियर है? यस सर। जी अच्छा, सर। आप लोग काइंडली डेली कर क्या करें, मैं आप लोगों को डेली यही बात समझाता हूँ। कुछ बच्चे नहीं करते और मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोगों को अगर समझ नहीं आती आप लोग पूछ लिया करें, मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मुझे पता है वो आपको आंसर करूँ।
तो अगर आपको मुश्किल लग रहा है समझने में या कोई इश्यू हो रहा है तो आप लोग डिस्कस किया करें, लेकिन एटलीस्ट करके आया करें, और जिनसे पूछता हूँ वो जवाब दिया करें, एटलीस्ट जवाब दिया करें। अगर नहीं आता फिर भी आप बताएं कि क्यों नहीं किया, या एटलीस्ट जितना आता है वो तो जवाब देना कोशिश करें। इसी तरह आपकी हेजिटेशन दूर होगी। एक दफ़ा आप लोग गलत सुनाएंगे, दूसरी दफ़ा आपके खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो गलत सुनाने से हेजिटेट ना किया करें, ट्राई मस्ट किया करें, चाहे जितना भी आपको आता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आज आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक 8:30 पे होगा, ठीक है। और जो टाइमिंग होगी उतनी टाइम में होगा, उसके बाद किसी का सबमिट नहीं होना, तो ये आप लोग ज़हन में रखिएगा, ठीक है, 8:30 पे। और एक चीज़ मैं दोबारा मेंशन कर दूं, अपने कॉलेज का नेम मस्ट मेंशन किया करें अपने नाम के साथ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर हम इंशाल्लाह जो है कल करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ लीवर। लीवर तैयार किया हुआ